प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब। त्योहारों का मौसम चल रहा है, दीपावली भी आने को है और आप सब अपने घरों को चले जाते हैं। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी बाधित होती है, थोड़ी सी रुक जाती है और मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई को बाधित मत होने दीजिए और फटाफट बिना किसी भूमिका के आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का अगला सेगमेंट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रश्नों की तरफ नज़र डालें और शुरू करें। इसके पहले कि आप सब फटाफट क्लास में आइए, अपने मित्रों को भी आमंत्रित कर सकते हैं और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। हमेशा की तरह बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका पाषाण काल से है। परेशानी थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रश्न है, कहीं पूछा गया है, मेरे संज्ञान में आया। आप पढ़ लीजिए। उड़ीसा में सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, उत्खनित नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है ये प्रश्न, लेकिन आप देख लीजिए कि उड़ीसा में उत्खनित सर्वप्रथम उत्खनित नवपाषाणिक स्थल कौन सा है। चार ऑप्शन है। बैदीपुर है, शंकरगंज है, बरुडी है और कुचाई है। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं और फटाफट अगर दिक्कत आ रही है तो मैं जवाब बता भी दूंगा। अभी जवाब दीजिए। देखिए, यहां पर बैदीपुर मत चुन लीजिएगा, यहां पर सही जवाब है कुचाई। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में सर्वप्रथम उत्खनित, ऐसा स्थल जो सर्वप्रथम जिसका उत्खनन हुआ, तो वो है कुचाई। एग्जैक्टली जो बैदीपुर है ये उड़ीसा में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। और मैं देख पा रहा हूं अभी बहुत से छात्र क्लास में उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप फटाफट सब लोग क्लास में आइए और अपने मित्रों को आप आमंत्रित भी करिए कि फटाफट सब लोग क्लास में आए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन किए जाने हैं। तो देख लीजिए, ये सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था उड़ीसा में। सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में सर्वप्रथम खोजा गया नवपाषाणकालीन स्थल है ये, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर कह रहा है कि उत्खनित स्थल कौन सा है, तो उत्खनित स्थल सर्वप्रथम कुचाई है। और मैं लगातार कुछ चीजें आपको नोट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। यहां पर इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लीजिए आप। और ये लिखा हुआ है कि यद्यपि कि उड़ीसा में सर्वप्रथम खोजा गया नवपाषाणकालीन स्थल बैदीपुर है, ये ध्यान रखिएगा, खोजा गया स्थल बैदीपुर है, जबकि वो कह रहा है उत्खनित स्थल कौन सा है, तो उत्खनित स्थल कुचाई है। ये बात क्लियर हो रही है। अब ध्यान दो, एक बड़ी बात है, बैदीपुर का उत्खनन किसने किया, ये भी आपको पता चल रहा है, डी सेन ने किया और ए.के. घोष 1962। एक बड़ी बात यह है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उड़ीसा में नवपाषाणकालीन स्थल बैदीपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या पता ये प्रश्न अभी छात्रों की नजर में ना हो। आप इसे देखिएगा, नवपाषाण काल में उड़ीसा से चावल के साक्ष्य हमारे पास कहां हैं, तो वो बैदीपुर से हैं। आइए मैं चावल से जुड़े हुए कुछ थोड़े से रेफरेंस आपको बता देता हूं। नवपाषाण काल में आपको ये पता है, चावल का या धान का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो वर्तमान संदर्भों में, अब ध्यान रखिएगा, वो है लहुरा देवा। यहां से लगभग हमें 8,500 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग अप्रॉक्सीमेट, ये ध्यान रखिएगा, चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद दूसरा नवपाषाणकालीन स्थल है, ये तो आपको पता ही है, और वो है कोलडेवा। ये बात भी क्लियर हो रही है।
वन्य चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं नवपाषाण काल में, यानी जंगली चावल? तो ये है चौपानी मांडो, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे वन्य चावल के साक्ष्य हैं, मतलब जंगली चावल जिसको उगाया नहीं गया, खुद उगा। और फिर ताम्रपाषाण काल में चावल कहां से मिले हैं? तो यहां पर फिर नोट कर लीजिए, ताम्रपाषाण काल में चावल के साक्ष्य जल्दी से बताइए आप। दो स्थल हैं, एक जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं इनाम गांव है, और दूसरा स्थल बताइए, दूसरा स्थल बताइए। और दूसरा स्थल है अहाड़। ये ताम्रपाषाण काल में चावल के साक्ष्य दो जगह से, इनाम गांव और अहाड़। एक बात आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो चावल के दाने लोथल से हैं और धान की भूसी रंगपुर से है, ये भी आपको पता है। मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, इसी प्रश्न से 5-6 प्रश्न क्लियर हो गए। हड़प्पा सभ्यता में लोथल से चावल के दाने और धान की भूसी रंगपुर से है। और अगर मैं ये कहूं कि वैदिक काल में चावल के साक्ष्य कहाँ से हैं, तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हमारे पास चावल के साक्ष्य हस्तिनापुर से मिले हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। चावल के सारे रेफरेंस लगभग मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो कलेक्शन में कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूं, और वो बात ये है कि कुछ प्रश्नों को लेकर के, जैसे आप मेरे पास भेजते हैं प्रश्नों को कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं आपको बेहतर जानकारी के तहत बहुत प्रामाणिक सोर्स से देता हूं। और पिछले लेक्चर में जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ बुक्स के रेफरेंस भी दिए थे। मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि अलग अलग किताबों में और क्या लिखा है या फिर कमीशन ने इसका उत्तर क्या माना है। मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर इस आधार पे आपको नहीं दे सकता कि कमीशन ने इसका उत्तर क्या माना है। मैं आपको बेहतर प्रामाणिक सोर्स के माध्यम से आपको यह बता सकता हूं कि किसी प्रश्न का सही उत्तर क्या है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हमेशा 2-4 प्रश्नों को लेकर, और मैं जहां तक समझता हूं प्राचीन भारत में लगभग ऐसे प्रश्नों की संख्या अगर टोटल कलेक्शन कर दी जाए पिछले 30-35 वर्षों में तो लगभग 100 के करीब आएगी। सभी एग्जाम, सभी परीक्षा में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा कुछ विवाद है, कहीं ना कहीं पर कुछ उत्तर कुछ है, कमीशन ने कुछ माना है, या आपकी जानकारी में कुछ है, किसी और किताब में कुछ है। तो फिलहाल मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी जानकारी वो प्रामाणिक मानी जाएगी जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित सरकारी पुस्तकों में उल्लिखित हैं। बात समझ आ रही है आपको? मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है और पढ़ लीजिए फटाफट। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, प्रश्न पूरा पढ़ा करिए। एक बहुत खतरनाक स्थिति ये भी मैंने देखी है कि प्रश्न पूरा पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में करते हैं। और यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसका मतलब 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये पहला ही दिखाई पड़ गया कि यही वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। ये विकल्प सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है और राखीगढ़ी है कहाँ? हरियाणा में है। ये बात क्लियर हो गई। आलमगीरपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी छोर है। बड़ावली आपको पता ही है, हरियाणा में है। सुरकोटदा गुजरात
कच्छ में है और आपको पता है यहाँ से एक सुरकोटदा क्यों प्रसिद्ध है, विशेष तौर पर घोड़े का कंकाल मिला है। हमेशा ये प्रश्न कई कई बार पूछे गए हैं। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है। प्रश्नों को मैं बहुत, जैसे ऐसा होता है कि बहुत सारी जानकारियां आती हैं, उन्हीं जानकारियों को मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं जो रेलेवेंट हो और जुड़ी हुई हो, फालतू की जानकारियां आपके पास ना जाएं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें हो सकता है कहीं गलत ना कर जाएं। थोड़ा देखिए, किस हड़प्पाई शहर में मात्र देवियों की टेराकोटा मतलब मृण मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब हैं? 4 ऑप्शन हमेशा की तरह हैं, आप पढ़िए। कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और आमरी है। वो कह रहा है कि मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं, गायब है मतलब है ही नहीं। इन 4 शहरों में कौन सा शहर है बताइए? देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे और मैं जवाब देता हूं, कालीबंगा में मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं हैं। ठीक है, यहां से नहीं है। इसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे देता हूं, बढ़िया सी व्याख्या दे देता हूं। हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय क्षेत्रों में स्थित हड़प्पाई स्थलों से मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिलती। भारतीय क्षेत्रों में स्थित हड़प्पाई स्थलों से नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिलती। यह ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिलती या टेराकोटा नहीं मिलती। अब थोड़ा सा नजर डालिएगा विकल्पों पर, नहीं मिलती। इसको नोट भी कर सकते हैं आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठा करें तो। पहले इतनी बात पे आप डिस्कशन कर लीजिए। आप देखिए, हड़प्पा भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। आमरी कहां है? सिंध में है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां है? सिंध में है, पाकिस्तान में है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि किस हड़प्पाई स्थल से नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिलती हैं? तो कालीबंगा भारत में है, इंडिया में है। तो कालीबंगा से नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। यह बात क्लियर हो गई। एक विशेष बात, भारतीय स्थलों में एकमात्र अपवाद है बनावली। एकमात्र अपवाद है बनावली। ये अपवाद है, यहां से केवल 2 नारी मृण मूर्तियां मिलती हैं। अपवाद है, बात ध्यान रखिएगा। 2 नारी मात्र देवियों की मृण मूर्तियां मिलती हैं, 2 नारी मात्र देवी। और भारतीय क्षेत्रों में नारी मृण मूर्तियां कहीं से नहीं मिली हैं। तो यह प्रश्न ऐसे भी एक बार आया है कि यह बताइए कि हड़प्पाई सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख नगरों से मात्र देवियों की मृण मूर्तियां मिलती हैं। बिल्कुल गलत बात है। केवल वो पंजाब और सिंध में सीमित हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि वो पश्चिमी पंजाब और सिंध में सीमित है, पूर्वी पंजाब में नहीं है। पूर्वी पंजाब भारत में है। बात क्लियर हो रही है। केवल भारत में एक ही स्थल है बनावली, जहां से केवल 2 नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? कितने लोगों को डाउट था अभी तक? मुझे रिप्लाई करिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे भी देख सकते हैं फटाफट। वो कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध गृह त्याग के बाद, मतलब महाभिनिष्क्रमण की घटना है ये, महाभिनिष्क्रमण के पश्चात
सर्वप्रथम आलार कालाम के आश्रम में गए। ये आलार कालाम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये उनके प्रथम गुरु हैं। आलार कालाम का आश्रम कहां था? कौशांबी में, वैशाली में, राजगृह में या सारनाथ में? जवाब दीजिए फटाफट, तुरंत जवाब दीजिए भाई, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए क्लास में। चलिए मैं देखता हूं और बता रहा हूं, सही जवाब है आलार कालाम का आश्रम है वैशाली में। आलार कालाम का आश्रम कहां था? वैशाली में आए बुद्ध पहले, कपिलवस्तु से सबसे पहले वो वैशाली में आए। आलार कालाम के आश्रम में बहुत दिनों तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर इसके बाद ये वैशाली से आगे बढ़े हैं और आए हैं राजगृह। उनके दूसरे गुरु का आश्रम यहां पर है और उनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। ये उनके दूसरे गुरु हैं। अब मैं यहां पर बहुत ज्यादा आपको और उलझाऊंगा नहीं कि अब उन्होंने वहां पर क्या किया, फिर यहां से कहां गए। धीरे धीरे सीखें, लगातार सीखें, धीरे धीरे सीखें, लगातार सीखें। ऐसा ना हो जाए कि एक ही दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। आगे बढ़ें और सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस चीज़ों को सही ढंग से आपको वहाँ पर परीक्षा भवन में यूज़ करना है अपने नॉलेज को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 पढ़िए, सरल प्रश्न है, बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कौन सा अभिलेख लकुलिश के पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? स्कंदगुप्त का भित्तरी अभिलेख है, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, होइस्क का मथुरा अभिलेख है और चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख है। आप बता सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख है, बिल्कुल सही जवाब है। ये हमेशा ऐसे कहा जाता है कि गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, प्रमुख जगह कौन सी थी, तो वो मथुरा है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में ये लकुलिश के पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। आप ध्यान रखिएगा, पाशुपत संप्रदाय के बारे में 2 लाइनें मैं बताता हूं। पाशुपत संप्रदाय प्राचीनतम है, ये भी आपको पता है, प्राचीनतम शैव संप्रदाय है। लकुलिश थे इसके संस्थापक, और लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ पर अवतरित हुए, तो गुजरात में एक जगह है कायावरोहण। गुजरात में ये जगह है भारूकच्छ में, कायावरोहण। लकुलिश का जन्म यहीं पर हुआ, या ऐसा कहते हैं कि लकुलिश यहीं पर अवतरित हुए। ये भी आपको पता ही है कि शिव के 28वें और अंतिम अवतार हैं। सारे प्रश्न आए हैं। शिव के 28 अवतारों की संकल्पना है, ध्यान रखिएगा। तो शिव के 28वें और अंतिम अवतार लकुलिश हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। एक बात और मैं बता देता हूं, लकुलिश के अनुयायियों को क्या कहा गया है, या पाशुपत संप्रदाय के फॉलोअर्स को, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे पंचार्थिक। और आई थिंक इस प्रश्न में भी आपको 5-6 सूचनाएं मिल गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सामान्य दोनों ही बातें हैं। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कहां पर किया? राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कहां मनाया, कहां संपादित किया? 4 ऑप्शन हैं, मानिखेट, उज्जैन, नासिक और प्रयाग। बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे, जल्दी करिए भाई, और कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। सही जवाब है उज्जैन, उज्जैनी या उज्जैन में किया। ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष बातें बताता हूं आपको, बहुत जरूरी है।
हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्यों किया जाता था? तो क्षत्रिय ना होते हुए क्षत्रियत्व को प्राप्त करने की उद्घोषणा करने के लिए यह हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था। क्षत्रिय ना होते हुए, आप लिख लीजिए, क्षत्रिय ना होते हुए क्षत्रियत्व को प्राप्त करने की उद्घोषणा थी ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रियत्व को प्राप्त करने की एक उद्घोषणा थी। इस बात को समझ पा रहे? ये अनुष्ठान इसीलिए किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि अब राजा ने या सम्राट ने क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लिया है। एक बात क्लियर हुई? ये प्रश्न भी पूछा गया है। मैं आपसे दो बातें और यहाँ पर छोटी छोटी डिस्कस कर देता हूँ। चोल वंश में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हिरण्यगर्भ और तुलादान दोनों यज्ञ परांतक प्रथम ने किया है। बताइए किसने किसने किया है? परांतक प्रथम ने किया है। चोल वंश में हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुलादान भार यज्ञ संपादित करने वाला अगला शासक कौन है? चोल वंश में एक तो मैंने बताया परांतक प्रथम, और कुछ लोगों को जानकारी है राजराज प्रथम। ये बात भी सही हो रही है। और ये भी ध्यान रखिएगा, शिवाजी महाराज ने भी ये किया है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भी हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुला भार दान यज्ञ किया। और तुला भार, ये ध्यान रखिए, तुला भार दान यज्ञ। फिलहाल बहुत नहीं उलझा रहा हूं, 4 इंफॉर्मेशन तो कम से कम आप याद रखिए। दंतीदुर्ग का नाम याद रखिए, परांतक प्रथम राजराज प्रथम का नाम याद रखिए, और शिवाजी महाराज का नाम याद रखिए, जिन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुला भार दान यज्ञ दोनों संपादित किए। और भी बहुत से शासक हैं, लेकिन यहां पर डिस्कस करना पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। पोम्पई, इटली से कुषाण कालीन बनी हुई कौन सी वस्तु मिली है? कुषाण काल की कौन सी वस्तु पोम्पई स्थल है, इटली से मिलती है? हाथी दांत की बनी कनिष्क की मूर्ति, गलत है। हाथी दांत की बनी शिव की मूर्ति, गलत है। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, हाथी दांत की बनी लक्ष्मी की मूर्ति। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। हाथी दांत की बनी लक्ष्मी की मूर्ति इटली के शहर पोम्पई से मिलती है। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रेयर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले भी रिपीट हुआ है, आज फिर से। कुआतुल इस्लाम किस नगर को कहा गया है? इस्लाम का नगर किस नगर को कहा गया है? बताइए। और जवाब आपको पता है, दिल्ली है, देवगिरी है, तुगलकाबाद है और फिरोजाबाद है। तो सही जवाब है देवगिरी। देवगिरी को कुआतुल इस्लाम या फिर इस्लाम का नगर कहा गया है। कुआतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, तो कभी भूल से यहां पर आप दिल्ली को मत चुनिएगा, दिल्ली में मस्जिद है, यह ध्यान रखिएगा। नगर की बात कर रहा है तो आप हमेशा देवगिरी को चुनिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 कर पाएंगे आप, आसान है, गलत मत करिएगा। कौन सा एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक कारण नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, या फिर रॉलेट एक्ट। और बहुत विस्तार में नहीं जाना है, यह ध्यान रखिएगा। नमक कानून का संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं है, और यह है सविनय
अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। एक प्रश्न मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी की गिरफ्तारी कहां से हुई, किस जगह से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी ने जब नमक कानून तोड़ा तो गांधी को किस जगह से गिरफ्तार किया गया? किसी भी दशा में नौसारी नहीं है और वो जगह है कराडी, जहां से गांधी गिरफ्तार हुए। कराडी, ध्यान रखिएगा। नौसारी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। गांधी की गिरफ्तारी कराडी नामक स्थान से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए। हमेशा की तरह ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का 10वां और आखिरी प्रश्न मैच दी फॉलोइंग का है। एरो से नहीं मिलाएंगे, पुस्तकें हैं और लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शंस देखिए। गोरा, इनका बहुत प्रसिद्ध बहुचर्चित उपन्यास है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन। रजनीपाम दत्ता, इंडिया टुडे यानी आज का भारत। इंडिया टुडे यानी इसको हिंदी में भी कभी पूछा गया है कि आज का भारत पुस्तक किसकी है। और वैलेंटाइन किरोल लिखा हुआ है, माफी चाहता हूं, इसको वैलेंटाइन शिरोल या चिरोल कर लीजिए। और इनकी है इंडियन अनरेस्ट। यहां पे 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आ रहा है। 3, 4, 1, 2 विकल्प चुनिएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी इस पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यह भी ध्यान दीजिएगा, वो वैलेंटाइन शिरोल ही कहता है भारतीय अशांति के जनक। याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और सामान्य प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो आइए हम लोग विकल्प देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही है। याद रखिए 3, 4, 1, 2 विकल्पों को देखिए। 3, 4, 1, 2 डी वाले विकल्प में आ रहा है और इसलिए चौथा विकल्प यानी डी सही है। और इस तरह आज की टेस्ट सीरीज के समापन का वक्त है। हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक मेरी बुकलेट प्रामाणिक स्रोतों से कंप्लीट की गई है, जिसे आप देख पा रहे हैं। एंशिएंट प्रागैतिहासिक काल से लेकर भारत की आज़ादी तक इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं को कंप्लीट किया गया है। केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर किए गए हैं, केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं कंप्लीट की गई हैं। ये उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो इसका रिविजनरी बुक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। जल्दी ही मिलता हूं अगली टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद और नमस्कार।